करते हैं और बात करते हैं फिनॉल की। तो गाइस फिनॉल एक्चुअली में होता कैसा है? फिनॉल होता है जब हम बेंजीन के ऊपर, ये ना हमारा बेंजीन गाइस, और बेंजीन के ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं OH ग्रुप। सो इस कंपाउंड का जो कॉमन नाम है उसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग इसकी बन जाती है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये बन जाता है गाइस हाइड्रोक्सी, और नीचे जुड़ा है बेंजीन, तो वी कॉल्ड इट हाइड्रोक्सी बेंजीन। सो गाइस फिनॉल का ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दो तो वो कहलाता है फिनॉल, और उसका IUPAC नेम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। वहीं पे अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देता हूं मिथाइल ग्रुप CH3 जोड़ देता हूं, तो ये कॉमन नाम बन जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर मैं इसकी बात करता हूं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग इसका होगा, ये रहा इसकी 1 पोजीशन, ये रही इसकी 2 पोजीशन, तो हम कहेंगे 2 पे कौन जुड़ा है? मिथाइल, 2 मिथाइल, और पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? फिनॉल। सो गाइस ये कहलाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे अगर मैं फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जोड़ देता हूं मिथाइल ग्रुप, ये रही इसकी पैरा पोजीशन, और हमने यहां पे जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप, तो गाइस इसका कॉमन नेम है पैराक्रिसॉल, इसे हम लोग कहते हैं पैरा पे कौन है? क्रिसॉल है। क्लियर है? वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड के IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे? ये रहा 1 पोजीशन, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, तो 4 पे कौन जुड़ा है? 4 पे है मिथाइल, तो हम कहेंगे 4 पे है मिथाइल, और पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? फिनॉल। सो वी कॉल इट 4 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे गाइस अगर मैं फिनॉल को पकड़ता हूं, ये रहा हमारा फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देता हूं NO2, सो गाइस ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल ये कहलाएगा गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ दूं, और एक पैरा पे जोड़ दूं, और एक और ऑर्थो पे जोड़ दूं गाइस, सो गाइस ये कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं हम? पिक्रिक एसिड इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं उसके IUPAC नेमिंग की, तो ये कहलाएगा 1 पोजीशन, ये कहलाएगा 2, ये कहलाएगा 3, ये कहलाएगा 4, ये कहलाएगा 5 और ये कहलाएगा 6। तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और 6 पे जुड़ा है, तो हम कहेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सो गाइस ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है गाइस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। और इसका IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फिनॉल क्या होता है जब बेंजीन के ऊपर हम OH जोड़ दें, जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये कहलाता है ऑर्थोक्रिसॉल या फिर 2 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अगर हम मिथाइल जोड़ दें, तो ये बन जाता है पैराक्रिसॉल। फिनॉल के अगर ऑर्थो पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप जोड़ दें, तो ये कहलाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वहीं पे अगर हम फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ दें, तो ये बन जाता है पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल गाइस। तो ये था कुछ नेमिंग फिनॉल का। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की गाइस। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन में आते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। सो गाइस हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता था गाइस? हमने हेलोएल्केन में पढ़ा था कि जब हम बेंजीन के ऊपर, ये रहा हमारा बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं 2 नाइट्रोजन जो अटैच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ विद क्लोरीन, तो ये कहलाता है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl अगर जुड़ जाए, वी कॉल इट डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट ये रहा, और डाइजोनियम सॉल्ट से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है फिनॉल, हमें बनाना है गाइस फिनॉल। तो कैसे बनाएंगे फिनॉल? देखते हैं। फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर हम OH लगा देते हैं। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है और कंपाउंड को थोड़ा सा वार्म करना है। क्या करना है? वार्म करना है। जैसे आप वार्म करेंगे, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था, जहां पे भी आपको डाइजोनियम मिलेगा वहां पे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो ये रहा आपका N2 फॉर्म में नाइट्रोजन बाहर, ठीक है। अब क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव क्लोरीन को लेके HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जैसे ये बाहर होगा ये वाला OH ग्रुप ऊपर जुड़ेगा और फिनॉल की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। सो ये मेथड था डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल को बनाने का। मूव करते हैं नेक्स्ट।
सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे बाय क्लोरोबेंजीन की मदद से, क्लोरोबेंजीन की मदद से फिनॉल बनाएंगे। सो गाइस जब भी हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस इसे कहा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है गाइस, ये एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। तो कैसे बनाना, बड़ा सिंपल है। सो वी हैव क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फिनॉल जिसमें बेंजीन के ऊपर जुड़ा होगा OH। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। क्लियर है गाइस, टेम्परेचर यहां पे होता है 623 केल्विन, प्रेशर होता है 300 ATM, और यहां पे एक कैटलिस्ट लिया जाता है जो कॉपर सॉल्ट होता है गाइस। और यहाँ पे जो कॉपर सॉल्ट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो गाइस जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे, आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव क्लोरीन को यहां से लेके चला जाएगा किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, ये बाहर, और ये जो ONA वाला ग्रुप है ये ऊपर जुड़ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा आपका बेंजीन और ऊपर जुड़ जाएगा आपका ONA, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड इसे कहा जाता है। अब हमें तो सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। हम क्या करेंगे, हम इसे रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। जैसे आप इसे रिएक्ट कराएंगे गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन, आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को NaCl के फॉर्म में बाहर करेगा, और जैसे ही बाहर करेगा यहां पे फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी, वो फॉर्म हो जाएगा गाइस। सो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा अगर हमें फिनॉल बनाना है तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है डाइजोनियम सॉल्ट। तो सिंपल है, डाइजोनियम सॉल्ट को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, N2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो जब भी क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डाउ प्रोसेस, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो यहाँ पे कॉपर सॉल्ट है, वो क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। उस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम डाइल्यूट HCl करते हैं तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे फिनॉल की गाइस। सो आई होप आपको ये दो प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं फिनॉल की। गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो हम इसे बनाएंगे बाय ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो हम इसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया MgBr गाइस। और आपको पता है यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस कार्बन के साथ। तो जब भी कोई मेटल डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है कार्बन के साथ, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सो गाइस आपका जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है वो एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। अब ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, जब कोई मेटल डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, वी कॉल इट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सो गाइस इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है, फिनॉल। कैसे बनाएंगे, बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से रिएक्ट कराएंगे गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ये होगी ईथर की प्रेजेंस में। अब होगा क्या, ये रहा एक ऑक्सीजन, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आके बैठ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये आ जाएगा OMgBr गाइस। यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट था इसका नाम था फिनाइल। नीचे देखिए फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसे हम लोग कहते थे। और जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, ये बन गया फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का सेकंड स्टेप हमेशा होता है हाइड्रोलिसिस। तो ये हुआ इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है तो पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, यहाँ पे OH क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही कह रहा हूं, और यहाँ पे H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो MgBr आपको दिख रहा है, ये इस OH के साथ यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, कुछ इस तरीके से, ये रहा Mg, ये रहा आपका OH, और ये रहा आपका Br, और ये वाला H ऊपर जगह ले लेगा और फिनॉल की फॉर्मेशन कर देगा गाइस। सो ये था मेथड फिनॉल बनाने का गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की, जिसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वी कॉल्ड इट स्टेट एंड स्मेल, स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं स्टेट की बात करते हैं फिनॉल की, तो जो फिनॉल होता है वो कलरलेस या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड फेज में ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वर्ड आया है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जैसे आपके स्कूल की टेबल और चेयर एक पैटर्न में लगी होती है, एक ज्योमेट्री में लगी होती है, वैसे ही फिनॉल में एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक पैटर्न वाइज होता है, एक ज्योमेट्री वाइज होता है, जैसे आपकी स्कूल की चेयर और टेबल लगी होती है, विच वी कॉल क्रिस्टलाइन। सो गाइस आपका जो फिनॉल है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो फिनॉल होता है वो पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा होता है गाइस। सो मैंने क्या बोला? मैंने कहा वैसे तो फिनॉल का कलर कलरलेस होता है, वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंकिश कलर गाइस। सो ये था स्टेट। बात करते हैं स्मेल की, तो जो फिनॉल का स्मेल होता है गाइस, उसकी स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अपनी खुद की एक स्मेल होती है फिनॉल की, जिसे हम फिनोलिक ऑर्डर का भी कहते हैं। फिनोलिक ऑर्डर की इसकी स्मेल होती है गाइस। सो ये था स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सो गाइस हम लोगों को पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी। सो गाइस अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं और उससे पहले मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या है कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो समझ जाना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं तो हम कहते हैं फिनॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल पानी में नहीं घुलता, वो इनसॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। इट मींस यहां पे क्या है? मैंने कहा अगर आप फिनॉल की बात करो तो फिनॉल पानी में घुलता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल को अगर आप ढंग से देखेंगे तो फिनॉल कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा हमारा फिनॉल, और फिनॉल के पास जुड़ा होता है OH ग्रुप। सही कह रहा हूं? अगर आप फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हो तो फिनॉल में ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एराइल ग्रुप। क्या कहते हैं गाइस? एराइल ग्रुप कहा जाता है इसे, या फिर आप इसे फिनाइल ग्रुप कह सकते हैं, या फिर इसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कहा जाता है, इसे कहा जाता है लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। सो गाइस रीजन ये है कि फिनॉल के पास जो ये एराइल ग्रुप है, इसका कैसा नेचर है? नॉन पोलर नेचर है। कैसा नेचर है? नॉन पोलर नेचर है। और ये नॉन पोलर नेचर वाला एराइल ग्रुप क्या करता है? OH के पोलर नेचर को कम कर देता है, और जैसे जैसे OH का पोलर नेचर कम होगा वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या बोला गाइस? मैंने कहा अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल पानी में इनसॉल्युबल होता है। द रीजन बिहाइंड इज इट कि जो आपका फिनॉल है वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल के पास जो ये एराइल ग्रुप होता है या फिर फिनाइल ग्रुप होता है या फिर लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो जुड़ा है,
ये क्या करता है, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, फिनॉल का OH का जो पोलर नेचर होता है उसे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता। तो हमें पता चल गया फिनॉल वाटर में इनसॉल्युबल है, तो कहां सॉल्युबल होगा, फिनॉल सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो फिनॉल आर सॉल्युबल इन, फिनॉल आर सॉल्युबल इन एल्कोहल, कहां घुल जाता है, एल्कोहल में घुल जाता है, ईथर में सॉल्युबल होता है, या फिर आप कह सकते हो NaOH, इन सब चीजों में आपका फिनॉल क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है गाइस। सो आई होप आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस मूव करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा गाइस। तो फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो गाइस फिनॉल खुद के साथ जुड़ के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल O और ये रहा H। फिनॉल क्या करता है, खुद के साथ जुड़ के, ये रहा दूसरा फिनॉल, खुद के साथ जुड़ के ये रहा हमारा H और ये रहा हमारा O, जिसमें ये बीच में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो बीच में यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फिनॉल खुद के साथ जुड़ के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का इज मच हाइयर देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा मेरे पास है फिनॉल, मेरे पास है फिनॉल OH, क्लियर, और मेरे पास है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलिन, ये रहा मेरे पास टॉलिन और मिथाइल बेंजीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फिनॉल का। रीजन क्या है, रीजन ये कि अगर आप फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल का क्या फॉर्म करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के मास की, तो आप देखेंगे दोनों का मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। क्या बोला मैंने कहा इन दोनों का मास कैसा है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल मास है। सो गाइस अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें कंपेरेबल मास है, तो आप वहां पे क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनॉल का फिनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कंपेरेबल मासेस। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का, और हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ा। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, वी कॉल इट एसिडिक नेचर। सो गाइस फिनॉल जो होता है वो बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड में। और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस उसका एसिडिक नेचर है। अब गाइस फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है वो एक्चुअली में दो रीजन की वजह से होता है, और वो दो रीजन में से फर्स्ट रीजन है रिलीज ऑफ प्रोटॉन, रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। इट मींस H पॉजिटिव आयन का बाहर निकलना ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कहलाएगा। वहीं पे जो दूसरा रीजन है गाइस वो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। और यहां पे फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है जब हम बेंजीन के ऊपर, ये रहा हमारा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। सो गाइस यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर हम फिनॉल के एसिडिक नेचर की बात करें तो फिनॉल का एसिडिक नेचर एक्चुअल में दो रीजन की वजह से आता है। फर्स्ट रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है गाइस, अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिनॉल जिसके पास होता है OH ग्रुप, अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और फिनॉल के पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं गाइस, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर,
और अगर आप फिनॉल को देखेंगे तो लोन पेयर सिंगल डबल ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है रेजोनेंस की। तो फिनॉल में क्या होता है गाइस? फिनॉल में रेजोनेंस पाया जाता है और रेजोनेंस होने की वजह से ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग क्या करता है? शिफ्ट करता है। और जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा O और H के बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस? यहाँ पे रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन ड्यू टू रेजोनेंस हुआ, जो क्या कहलाएगा कि फिनॉल का कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर। क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन को रिलीज करता है तो उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर। तो हमने क्या देखा? रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से फिनॉल का एसिडिक नेचर है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जैसे ही यहां से प्रोटॉन रिलीज हुआ गाइस, हमें जो दूसरा आयन यहां पे मिला है वो आयन क्या है? वो आयन है बेंजीन। ऊपर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये जो आयन है इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है गाइस, ये स्टेबल होता है थ्रू रेजोनेंस। ये स्टेबल होता है थ्रू रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से, स्टेबल होने की वजह से ये क्या होता है गाइस? वीक बेस होता है। और वीक बेस होने की वजह से ये फिनॉल को क्या बना देता है? एसिडिक नेचर का बना देता है। तो एक और बार देखते हैं, मैंने कहा कि अगर आप फिनॉल को देखते हैं तो फिनॉल के पास होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन होने की वजह से ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा O और H के बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपको क्या मिलेगा? प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिलीज ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू रेजोनेंस। इट मींस फिनॉल का नेचर क्या है? एसिडिक। वहीं पे जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होगा आपको जो दूसरा आयन मिलेगा वो क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे थे हाइड्रोजन के, दैट्स व्हाई इट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है गाइस, ये स्टेबलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस और वीक बेस होता है। और वीक बेस होने की वजह से ये फिनॉल को एसिडिक नेचर का बना देता है। किस नेचर का बना देता है? एसिडिक नेचर का बना देता है ये फिनॉल को गाइस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फिनॉल का एसिडिक नेचर है वो किस वजह से है। तो गाइस चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। अगर मैं बात करता हूं एसिडिक नेचर की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। उसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड विच वी कॉल्ड H2CO3। उसके बाद एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का। फिनॉल के बाद एसिडिक नेचर होता है वाटर का। और सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर होता है गाइस अल्कोहल का। मतलब यहां पे जो अल्कोहल है इसका एसिडिक नेचर सबसे कम है, और यहां पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका एसिडिक नेचर क्या है? सबसे ज्यादा। और एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का जो एसिडिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इट मींस अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? फिनॉल का। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जैसे अगर फिनॉल के साथ जुड़ा है फ्लोरीन, जुड़ा है क्लोरीन, जुड़ा है ब्रोमीन, जुड़ा है आयोडीन, या फिर जुड़ा है नाइट्रो, या फिर जुड़ा है साइनाइड, या फिर एल्डिहाइड, या फिर कार्बोक्सिलिक, तो अगर ये ग्रुप जुड़े हैं फिनॉल के साथ तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का। इट मींस अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। दूसरी चीज, जो एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इट मींस अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना कम क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जैसे अगर फिनॉल के साथ इथाइल जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, प्रोपाइल जुड़ा है, या फिर मिथॉक्सी जुड़ा है,
या फिर इथॉक्सी जुड़ा है, तो ये सारे जो होते हैं गाइस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे फिनॉल के साथ उतना कम एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जिसमें आपको ये 2 बातों का ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। गाइस अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, जैसे वी हैव फिनॉल, हमारे पास एक है फिनॉल एंड दूसरा हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर फिनॉल, तो आप कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है गाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा? एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। किसका बढ़ाएगा? फिनॉल का बढ़ाएगा। तो गाइस इन दोनों में जो एसिडिक नेचर है वो किसका ज्यादा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में we have phenol and we have NO2, we have phenol and we have NO2। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो गाइस आप क्या कहेंगे? इसका आंसर होना चाहिए, आप कहेंगे दोनों एसिडिक नेचर बराबर होंगे। ऐसा नहीं है गाइस, इसमें जो एसिडिक नेचर होगा वो पैरा वाले का ज्यादा होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है गाइस कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जुड़े हैं, मतलब दोनों एसिडिक नेचर के, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा है? इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा नहीं। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से प्रोटॉन रिलीज ऑफ प्रोटॉन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोटॉन नहीं निकलेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होगा? ज्यादा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि अगर मैं लेता हूं OH और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, या फिर वी हैव फिनॉल विथ ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, तो गाइस अगर मैं आपसे इनमें पूछूं तो आप इनमें कहेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि मेटा पोजीशन को अगर आप देखते हैं, इस मेटा नाइट्रोफिनॉल को अगर आप देखते हैं, मेटा नाइट्रोफिनॉल को, तो गाइस मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस होता ही नहीं है, और रेजोनेंस होता ही नहीं है, इट मींस इसका एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? ऑर्थो वाले का यहाँ पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। सो गाइस अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए इन सब में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, जैसे वी हैव OH, वी हैव NO2, वी हैव NO2 एंड वी हैव NO2, इसे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड गाइस, पिक्रिक एसिड। एंड वी हैव फिनॉल, वी हैव NO2, वी हैव NO2 गाइस, ठीक है। इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है गाइस। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। वी हैव पैरानाइट्रोफिनॉल, वी हैव, ये रहा हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रहा, एंड ऑर्थो पोजीशन पे आ गया आपका NO2 ग्रुप, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एंड वी हैव मेटानाइट्रोफिनॉल, ये रहा हमारा मेटानाइट्रोफिनॉल। एंड एट लास्ट वी हैव फिनॉल। तो गाइस अगर मैं इन सब में आपसे पूछूं कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा पिक्रिक एसिड का, उसके बाद होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद होगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का,
उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल का, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होगा? फिनॉल का। तो सबसे कम एसिडिक नेचर फिनॉल का और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर पिक्रिक एसिड का। ऐसा रीजन क्यों? पिक्रिक एसिड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, इट मींस इसका एसिडिक नेचर ज्यादा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें देखिए 2 जुड़े हैं, तो इसका देन पैरा वाले का, देन ऑर्थो वाले का, देन मेटा वाले का। मैं मानता हूं कि मेटा में रेजोनेंस नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो जुड़ा है ना, तो कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर तो होगा। और एट लास्ट फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होगा? सबसे कम होगा इसमें। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पैरा क्लोरोफिनॉल एंड वी हैव फिनॉल। सो गाइस इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? पैरा क्लोरोफिनॉल का, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल, वी हैव पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, ये है हमारा पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। देन वी हैव पैरा क्लोरोफिनॉल, ये रहा पैरा क्लोरोफिनॉल, एंड एट लास्ट वी हैव पैरा नाइट्रोफिनॉल गाइस। तो अगर मैं इन चारों में पूछूं कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है गाइस, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा नाइट्रो का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, देन होगा पैरा क्लोरोफिनॉल का, देन पैरा मिथॉक्सीफिनॉल का, और एट लास्ट फिनॉल का। ऐसा रीजन क्यों? इन दोनों में आप कहेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है गाइस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर नाइट्रो वाले का होगा, क्योंकि नाइट्रो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उस ग्रुप का। तो हमने क्या देखा? हमने देखे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल गाइस। आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हमें पता है कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में। आज हम देखेंगे उसकी कुछ रिएक्शंस गाइस। तो चलिए मूव करते हैं और फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। सो गाइस अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसी मेटल के साथ, सो वी हैव फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल, और फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं किसी मेटल के साथ लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, तो आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? रिलीज करता है, जिसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जैसे ही हम फिनॉल को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहां से ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। अब हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा H2 फॉर्म में निकलता है, इट मींस मुझे ये फिनॉल कितना मोल लेना पड़ेगा? 2, और ये भी कितना लेना पड़ेगा? 2 मोल। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हमने फिनॉल को मेटल के साथ रिएक्ट कराया। तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे उसने हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया और फिनॉक्साइड आयन बनाया, जिसे हम लोग यहां पे कह रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड। मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम उसे रिएक्ट कराएंगे रिएक्शन विथ बेस के साथ। तो गाइस यहां पे बेस क्या क्या हो सकता है? बेस हो सकता है यहां पे NaOH, या फिर हो सकता है KOH। तो गाइस अगर हम फिनॉल को पकड़ते हैं, ये रहा हमारा फिनॉल, वी हैव फिनॉल, और फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, विच वी कॉल्ड NaOH। सो ये हाइड्रोक्साइड वाला केस है, ये बेस है, और हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? वाटर रिलीज करेगा। तो यहां से ये OH ग्रुप जो नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, ये वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जैसे वाटर की फॉर्म में बाहर जाएगा, ये ONA ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, विच वी कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, वी कॉल्ड इट सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड गाइस। मूव करते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। सो गाइस अगर हम रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट करते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट करते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, एंड बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। सो गाइस अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं कार्बोनेट के साथ, सो वी हैव फिनॉल, और हम उसे रिएक्ट करा रहे हैं कार्बोनेट के साथ, इट मींस मैंने लिया यहां पे सोडियम कार्बोनेट। या फिर अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, तो वी हैव फिनॉल और हमने उसे रिएक्ट कराया बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो गाइस ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती,
मतलब आपका जो फिनॉल है वो कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल एसिडिक तो है बट वो वीक या लेस एसिडिक है, बहुत कम। लेस एसिडिक होने की वजह से फिनॉल जो होता है वो लेस एसिडिक होने की वजह से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता गाइस। वहीं पे आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है। वहीं पे अल्कोहल, फिनॉल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो दोनों क्या है? लेस एसिडिक है गाइस। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ और रिएक्शन देखते हैं ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। सो गाइस अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस और काफी सिंपल है। इसमें हम लोग फिनॉल को लेते हैं और फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ। तो गाइस जिंक यहां पे क्या करता है? जिंक यहां पे फिनॉल के ऑक्सीजन को रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO और हमें क्या मिलेगा? बेंजीन। सो गाइस अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो आप क्या करेंगे? जिंक डस्ट करेंगे, फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, फिफ्थ वन, जिसमें हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। सो गाइस पहले हम लोग देखते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। तो अगर मैं गाइस फिनॉल को, ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। जैसे मेरे पास है वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड OCl, ये रहा हमारे पास एसिड क्लोराइड। ये रिएक्शन गाइस रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5 नाइट्रोजन विद लोन पेयर। तो गाइस अगर हम फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन होती है। तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है? क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन इस नेगेटिव वाले क्लोरीन के साथ HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, एसिड की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और जैसे ये बाहर होगा कंपाउंड क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव बेंजीन और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन जो किसके साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड विद कार्बन और CH3 गाइस। तो यहां पे क्या होता है गाइस? जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ तो वो क्या करता है? HCl रिमूव कर देता है और हमें जो प्रोडक्ट देता है गाइस इसे हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं गाइस? ईस्टर, जिसे परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है और इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल एसीटेट। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि हमने पायरिडिन क्यों लिया? गाइस यहां पे ये जो वर्ड है पायरिडिन, पायरिडिन क्या होता है? ये एक बेस होता है और ये बेस क्या करता है? HCl के साथ रिएक्ट करके, HCl क्या है? एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके इसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ईस्टर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? फिनाइल एसीटेट मिला। और ये जो पायरिडिन होता है ये बेस होता है और ये बेस क्या करता है? HCl एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, फिनॉल का किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। सो वी हैव फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल, वी हैव फिनॉल गाइस। हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो हमने ले लिया एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, बड़ा सिंपल है, अटैच विद ऑक्सीजन। इसका नाम है गाइस एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन भी गाइस क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी? बड़ी सिंपल है, आपको पता है ऑक्सीजन की खींचने की ताकत ज्यादा, तो कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस नेगेटिव पार्ट के साथ, ये पूरे नेगेटिव पार्ट के साथ बाहर जाएगा। कैसे? CH3 वी हैव C डबल बॉन्ड O OH। तो हमें मिलेगा एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा? ये CH3O किसके साथ जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ईस्टर। तो हमें क्या मिलेगा गाइस? ये रहा हमारा ऑक्सीजन जो जुड़ा होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैविंग CH3। तो यहाँ पे ईस्टर की फॉर्मेशन होती है गाइस, जिसे हम लोग कहते हैं फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। सो गाइस ये थी कुछ रिएक्शंस। चलिए मूव करते हैं और कुछ और रिएक्शन देखते हैं रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की,
रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो गाइस हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं सब? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्काइल पे ले लिया CH3, वी हैव मैग्नीशियम, एंड हैलाइड पे मैंने ले लिया ब्रोमीन। तो ये कहलाएगा गाइस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी इसे कहा जाता है। ऑर्गेनो क्यों कहा गया गाइस? ऑर्गेनो इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप इस मैग्नीशियम को देखेंगे, जो एक मेटल है, ये मेटल डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये रहा कार्बन अटैच विद 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो जब भी कोई मेटल डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो चलिए रिएक्शन करते हैं इसकी फिनॉल के साथ। तो वी हैव फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल, और हमने फिनॉल को रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो वी हैव CH3, वी हैव MgBr। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस, आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव होगा, कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ये जो Mg पॉजिटिव होगा ये किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा। कुछ इस तरीके से। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन, ऊपर जुड़ेगा OMgBr गाइस, और हमें क्या मिलेगा? ये CH3 जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। तो जब आप फिनॉल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराते हो तो हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है गाइस? एल्केन यहां पे मिलता है। अब आते हैं गाइस एक नोट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट किसके लिए है? वो नोट है फेरीज रीअरेंजमेंट के लिए। रीअरेंजमेंट काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, फेरीज रीअरेंजमेंट से गाइस पूछा जाता है कि फेरीज रीअरेंजमेंट है क्या। तो फेरीज रीअरेंजमेंट क्या होता है गाइस? जब हमारे पास फिनाइल एसीटेट हो। फिनाइल एसीटेट क्या होता है? ये रहा हमारे पास फिनाइल, ऊपर जुड़ा होगा एसीटेट, तो वी हैव एसीटेट। क्लियर है? इस फिनाइल एसीटेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं, एसीटेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करते हैं। सो गाइस आपको पता है कि ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो मैंने कहा फेरीज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपका जो फिनाइल एसीटेट होता है, जब हम उसे रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करते हैं, तो आपका ये जो रिएजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं C डबल बॉन्ड CH3, इसका क्या होता है? रीअरेंजमेंट। ये वाला ग्रुप यहां से माइग्रेट करता है। क्यों करेगा माइग्रेट? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो एनहाइड्रस AlCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। तो जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चला जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है गाइस, ये यहां से माइग्रेट होगा, और माइग्रेट कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा, जब आप रिएक्शन कराओगे तो जैसे ये ग्रुप टूटेगा, आपका फिनॉल के एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा ये वाला ग्रुप। क्लियर है? यानी क्योंकि आपको पता है फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और दूसरा यही ग्रुप कहां आ जाएगा? फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये रहा पैरा पोजीशन, और क्या बनाएगा? अगर मैं इसका नाम लिखने ना हो तो आप नाम कैसे लिखेंगे? ये रहा 1, ये रहा 2, तो 2 पे कौन जुड़ा? हाइड्रोक्सी। तो ये कहलाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फेरीज रीअरेंजमेंट क्या होता है? फेरीज रीअरेंजमेंट होता है जब हम फिनाइल एसीटेट को एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा? जैसे यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, इसका क्या होगा? माइग्रेशन होगा। ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा कहां पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल। तो ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या करेगा? फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा ही क्यों? क्योंकि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि उसके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसे हम लोग कहते हैं फेरीज रीअरेंजमेंट। सो गाइस ये था रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सो गाइस फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है जब हम बेंजीन के ऊपर, ये रहा हमारा बेंजीन, इसके ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं? OH ग्रुप। क्लियर है? जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है गाइस,
और अगर आप ढंग से फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल मतलब यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है गाइस इन केस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होता है गाइस, रेजोनेंस होने की वजह से फिनॉल क्या करता है, अपना लोन पेयर जो है वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग क्या करता है, शिफ्ट करता है। और जब ये लोन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये जो आपका पाई बॉन्ड दिख रहा है ये कहां जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन के साइड शिफ्ट होगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और किसके साथ जुड़ा है, ये OH के साथ। आपने देखा पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन के साइड शिफ्ट हुआ तो जो लेगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। अब ये जो चार्ज है ये कहां शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन की तरफ। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सो ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद OH। आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड और इसने पाई बॉन्ड लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया आपका कुछ स्ट्रक्चर। अब क्या होगा गाइस, जैसे आप इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये ऑर्थो पोजीशन के साथ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद OH और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब टुवर्ड्स द बेंजीन फिर से शिफ्ट होगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो फाइनल स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा, फाइनल स्ट्रक्चर जो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H गाइस। सो गाइस अगर आपने देखा होगा कि जब मैंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया फिनॉल का, तो फिनॉल में रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट किया गाइस। और जब टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहां की बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ऑर्थो पोजीशन की और पैरा पोजीशन की। क्या बोला मैंने कहा फिनॉल में रेजोनेंस होने की वजह से जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है। और जब टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा अपने लोन पेयर को तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की वो इंक्रीज कर जाती है गाइस। और किस पोजीशन पे इंक्रीज करती है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे गाइस। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब आपने लोन पेयर को शिफ्ट किया टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बेंजीन रिंग की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी बेंजीन रिंग की वो इंक्रीज कर गई। कहां पे इंक्रीज कर गई, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। इट मींस कि अगर आपके पास है फिनॉल, इट मींस अगर आपके पास है फिनॉल गाइस और फिनॉल का आप कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल से तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे अभी ज्यादा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा गाइस, ये रहा फिनॉल और आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से इसकी कुछ रिएक्शन प्रोसीड होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल में। तो गाइस एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा फिनॉल के पास होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से वो अपना लोन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, और रेजोनेंस होने की वजह से जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फिनॉल का तो आप देखेंगे कि जब लोन पेयर बेंजीन की साइड शिफ्ट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन की। इसलिए जब आप फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। सो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे फिनॉल में। तो गाइस बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। सो गाइस नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रेशन होती है डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और आपको पता है ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, ये वाटर रिमूव करता है गाइस। तो ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा, H2O को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन में कैसे होता है। तो ये रहा हमारे पास फिनॉल। सो वी हैव फिनॉल, क्लियर है। और फिनॉल का अगर मैं कराता हूं नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3, क्या मैं HNO3 को ऐसे लिख सकता हूं HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं डाइल्यूट HNO3 की तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे है गाइस NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आपको पता ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा और पैरा पे होगा, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ भाग हो जाएगा क्योंकि OH का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव।
तो यहाँ पे वाटर बार और NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब एक तो जुड़ेगा ऑर्थो पे, कहां पे जुड़ेगा ऑर्थो पे, ये रहा फिनॉल ऑर्थो पे जुड़ गया आपका NO2, और एक कहां जुड़ेगा गाइस, एक जुड़ेगा इस पैरा पोजीशन पे। तो यहां पे क्या होगा कुछ इस तरीके से, ये रहा आपका फिनॉल और इसके पैरा पोजीशन पे कौन आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप गाइस। तो आपको पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल को फिनॉल पे रिएक्ट कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, दो पोजीशन पे, एक ऑर्थो और एक पैरा। अब आपको हमेशा क्या चाहिए होता है गाइस, आपको चाहिए होता है हमेशा मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन देता है, पैरा वाला। तो पैरा वाला आपको यहाँ पे क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। क्यों दे रहा है ये मेजर प्रोडक्ट, अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे सिमेट्री है, देखो दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़े हैं, ये कुछ इस तरीके से सिमेट्री है गाइस। तो सिमेट्री होने की वजह से, सिमेट्री होने के वजह से, या फिर आप कह सकते हैं क्लोज पैकिंग होने की वजह से, क्लोज पैकिंग होने की वजह से आपका जो पैरा वाला होगा वो आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, वहीं पे ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट देगा। अब गाइस क्या होता है कि अगर इस फिनॉल को मैं रिएक्ट करा देता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। सो गाइस ये रहा हमारा फिनॉल, क्लियर है, और ये हमें क्या देगा, ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा देगा गाइस, कुछ इस तरीके से। और आपको मैंने इसका नाम बताया था, इसे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड इसे कहा जाता है, या फिर इसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे आ रहा है नाइट्रो, 4 पे आ रहा है नाइट्रो और 6 पे आ रहा है, वी कॉल इट 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और ये जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है। सो ये थी फर्स्ट प्रिपरेशन, और नॉट फर्स्ट प्रिपरेशन, ये थी फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रेशन के साथ, जिसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया फिनॉल का गाइस। चलिए मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं तो सेकंड रिएक्शन हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा गाइस, ब्रोमिनेशन होगा Br2 की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, हमारे पास है फिनॉल, ये रहा फिनॉल, वी हैव फिनॉल। फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराएंगे Br2 के साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कहां पे होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो गाइस बड़ा सिंपल है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, Br पॉजिटिव। यहां से क्या होगा, एक H एक Br बाहर होगा और हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एक Br जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रहा OH, यहाँ पे आ जाएगा Br और एक जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो कहां पे है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं पे अगर मैं फिनॉल को रिएक्ट कराता हूं एक्वस Br2 के साथ, या तो ये बोलिए, या फिर अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। तो हमें जो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव फिनॉल, ऑर्थो पे Br जुड़ेगा, पैरा पे Br जुड़ेगा और कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा गाइस। सो अगर हम कराते हैं एक्वस Br2 या फिर Br2 वाटर, तो हमें क्या देता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। चलिए गाइस मूव करते हैं और थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। सो गाइस जो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, वी कॉल इट फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो किसकी प्रेजेंस में होता है, जो होता है मिथाइल क्लोराइड, ये रहा हमारा मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो गाइस यहाँ पे ये जो एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्लियर है, रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन कैसे होगी, वी हैव फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है, क्लियर है, ये रहा फिनॉल। फिनॉल को अगर मैं क्या करता हूं, एल्काइलेशन करता हूं, सो वी हैव CH3 एंड वी हैव क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। आपको पता है क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव होता है और कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, CH3 बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ऑर्थो से एक H निकलेगा और एक पैरा से निकलेगा HCl की फॉर्म में, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक तो ऑर्थो पे CH3 जिसे हम लोगों ने नाम किया गया था ऑर्थोक्रिसॉल, इसे ऑर्थोक्रिसॉल कहा गया था, और कहां जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा गाइस, ये रहा OH और यहां पे जुड़ गया CH3 जिसे हम लोग कहते हैं पैराक्रिसॉल। तो गाइस ये हमने क्या किया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग करेंगे फ्रिडल
फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जिसे हम लोग कहते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा गाइस। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। हमारे पास है फिनॉल, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं एसाइल क्लोराइड के साथ, सो वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O and Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो आपको पता है क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ेगा। तो कैसी रिएक्शन होगी, HCl बाहर हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा OH, एक जुड़ेगा ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड O CH3, और एक कहां जुड़ेगा, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, वी हैव फिनॉल और यहाँ पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3। सो गाइस ये था फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए मूव करते हैं और लास्ट रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका, फिनॉल का। सो गाइस लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन में गाइस हम लोग मेन जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, जो क्या करता है, वाटर रिमूव करता है और एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, वी हैव फिनॉल, हमारे पास रहा फिनॉल, क्लियर है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूं, HOSO3H। जैसे हम इसे रिएक्ट कराएंगे, आपको पता है ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक पैरा पे जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन किसके साथ भाग हो जाएगा, OH के साथ भाग हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑर्थो पे, ये रहा OH और यहाँ पे जुड़ेगा SO3H, और एक हमें मिलेगा पैरा पे कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा फिनॉल, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा SO3H गाइस। तो ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा, जिसमें पैरा वाला हमें क्या देता है, ऐसा मेजर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पे क्लोज पैकिंग है। नाम क्या है, अगर मैं नाम की बात करूं तो आप देखेंगे ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो 2 पे कौन जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो ये कहलाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ये रहा 2 पे हाइड्रोक्सी, नीचे है बेंजीन, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये वाला पोजीशन कहलाएगा सल्फोनिक एसिड। वहीं भी ये क्या कहलाएगा, आगे से चेक करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 पे कौन आया, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो गाइस ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आई होप आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आ गई होगी गाइस। रीमर-टीमन रिएक्शन। तो गाइस अगर मैं रीमन-टीमन की बात करूं तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में आ जाती है, लाइक CBSE, ISE, JEE, नीट के एग्जाम में, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बात करते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन की। रीमन-टीमन रिएक्शन फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है। इट मींस अगर रीमन-टीमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो हमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। हम इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारे पास होता है फिनॉल, उसे हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, CHCl3 which we call क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कितने NaOH लेंगे, 3 NaOH लेंगे, NaOH, या फिर एल्कोहलिक KOH। जैसे रिएक्ट कराएंगे ये हमें क्या बना के देगा, ये हमें बना के देगा फिनॉल, एंड ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, जिसे हम लोग कहते हैं यहां पे सैलिसाइलडिहाइड। तो ये इसकी फॉर्मेशन करके देगा गाइस। अब मैकेनिज्म कैसे चलेगा, तो आते हैं मैकेनिज्म में। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, वी हैव क्लोरोफॉर्म, हमारे पास ये रहा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, 1-1 एलिमिनेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 1,1 एलिमिनेशन ये शो करेगा, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं, जिसे हम अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
इस रिएक्शन में क्या होगा, अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसकी पोजीशन 1 है, तो 1 से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और 1 से क्लोरीन भी रिमूव होगा, विच वी कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन। 1 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 1 से क्लोरीन रिमूव हुआ, तो बाहर क्या हो गया, बेसिक मीडियम HCl यहां से बाहर हो गया। जिसे हमने क्या किया, 1-1 एलिमिनेशन किया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन। सो गाइस ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना, इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। अगर आप इस कंपाउंड को ढंग से देखेंगे तो इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड है, वहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है। सही कह रहा हूं, एक और बार देखिए, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहाँ पे बॉन्डेड है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कार्बीन की। तो ये जो कंपाउंड आप ऊपर देख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, यहां देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी है, मतलब आपने जो कार्बन बना ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो चलिए एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा रीमन टीमन रिएक्शन फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इट मींस हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ 3 NaOH या फिर 3 KOH। जैसे रिएक्ट कराते हैं ये हमें क्या करता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लेके आता है, क्लियर है यानी। और ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। ये बनता कैसे है, अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को लेंगे, क्लोरोफॉर्म 1-1 एलिमिनेशन दिखाएगा या फिर अल्फा एलिमिनेशन दिखाएगा। 1-1 मतलब कार्बन एक ही पोजीशन पे है, 1 से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, 1 से क्लोरीन भी रिमूव हुआ, HCl यहाँ पे बाहर हुआ और जो कंपाउंड आपको मिला ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो ये कंडीशन होती है कार्बीन की और ये कंपाउंड कहलाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो चलिए मूव करते हैं और आगे की मैकेनिज्म को समझते हैं। सो अब मैकेनिज्म कैसे चलेगी, हमारे पास है फिनॉल, वी हैव फिनॉल। फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराएंगे कार्बीन के साथ, ये रहा हमारे पास कार्बीन जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन को देखता हूं तो इस ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये जो कार्बन यहां पे बैठा हुआ है, ये जो कार्बन यहां पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बन ने लिया, इस वाले कार्बन में इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव फिनॉल और यहां पे होगा कार्बन अटैच्ड विद 2 क्लोरीन एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। अब अगर आप मैकेनिज्म को देखेंगे पीछे जो मैंने किया जिसमें हमने HCl बनाया, तो HCl में से क्या होगा गाइस, Cl जो है वो तो Na के साथ NaCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और जो H बचा वो यहां पे रिएक्ट करेगा, ये खुद पॉजिटिव है, एसिडिक नेचर, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव पे यहां पे जाके रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा। यहां पे रहा OH, ये रहा हमारे पास कार्बन हैविंग H अटैच्ड विद 2 क्लोरीन, ठीक है गाइस। तो एक NaOH तो हमारा यूज हो गया, बचे कितने NaOH, 2 NaOH। तो हम क्या करेंगे, यहां पे से रिएक्ट कराएंगे बाकी के 2 NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, ये जो 2 Na है ये इन 2 Cl के साथ यहां से बाहर हो जाएंगे NaCl की फॉर्म में। जैसे ही बाहर होंगे तो यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH और OH। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, फिनॉल हमारे पास है यहाँ पे CH, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। सो गाइस अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड के एक ही पोजीशन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, इट मींस ये यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही आप इसे हीट करोगे, जैसे ही आप इसे सिंपल हीट करोगे, ये क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा और वाटर लूज करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो हम क्या कह रहे हैं, ये रहा हमारा फिनॉल और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CHO, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। सो गाइस ये था रीमन टीमन का मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इसी से इंटर रिलेट एक और रिएक्शन है गाइस, अगर आपके पास होता है फिनॉल, अगर आपके पास है फिनॉल और फिनॉल को अगर आप रिएक्ट कराते हो
CCl4 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ 4 NaOH, अगर आप 4 NaOH लेते हो तो ये क्या करेगा, ये कंपाउंड जो बनाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा गाइस। तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की ये फॉर्मेशन करेगा गाइस। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोल्बे रिएक्शन है गाइस, तो ये कोल्बे रिएक्शन नहीं है, ये रीमन टीमन रिएक्शन ही है। तो रीमन टीमन रिएक्शन से आप सैलिसिलिक भी बना सकते हो और सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हो, बस कंडीशन चेंज होनी चाहिए। अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो क्या करेगा, सैलिसिलिक बनाएगा। लेकिन अगर आप फिनॉल को CCl4 के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करेगा, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। और दोनों रिएक्शन क्या है यहाँ पे, रीमन टीमन रिएक्शन है। तो चलिए मूव करते हैं और कोल्बे रिएक्शन देखते हैं कि कोल्बे रिएक्शन कैसे डिफरेंट है रीमन टीमन रिएक्शन से। सो अगर मैं बात करता हूं कोल्बेज रिएक्शन की, कोल्बेज रिएक्शन, सो कोल्बेज रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है फिनॉल, और फिनॉल को हम लोग यहां पे रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ। अंतर ये गाइस रिएजेंट का चेंज है, रीमन टीमन में क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड था, यहां पे होता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और ये जो कंपाउंड हमें बना के देगा, फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा, वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा, फिनॉल, और यहां पे कौन सा ग्रुप होगा, COOH ग्रुप। मतलब ये क्या बना के देगा हमें, सैलिसिलिक एसिड बना के देगा। सो गाइस ये है हमारी कोल्बे रिएक्शन। आई होप आपको रीमन टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। सो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट सिर्फ किसके लिए यूज की जाती है, फॉर फिनॉल, फॉर फिनॉल। अगर मुझे फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है लाइक अल्कोहल से या किसी और फंक्शनल ग्रुप से, तो हम जो रिएक्शन करते हैं वी कॉल इट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और ये टेस्ट सिर्फ कौन दिखाता है, फिनॉल दिखाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हम लोग फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से, FeCl3 से, और ये क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और ये जो कलर होता है गाइस, ये वॉयलेट होता है मेनली, लेकिन डिफरेंट फिनॉल में कभी कभी रेड और ग्रीन भी मिलता है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉयलेट की। तो आपको जो यहाँ पे कलर मिलेगा वो वॉयलेट कलर मिलेगा। अगर डिफरेंट फिनॉल हो तो हमें डिफरेंट कलर में मिलता है, लाइक वॉयलेट, लाइक रेड, लाइक ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिनॉल, जिसमें फिनॉल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास फिनॉल है, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और आपको पता है फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन है उसकी खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कैरी अ नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन दे रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब फिनॉल का एसिडिक नेचर होने की वजह से, फिनॉल का एसिडिक नेचर होने की वजह से वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ये दे देगा किसी को, H पॉजिटिव क्या करेगा, प्रोटॉन कर देगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। अब रिएक्शन कैसे होगी, आपको फिनॉल लेना पड़ेगा टोटल 3। आप जैसे ही इसको रिएक्ट कराओगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ गाइस, तो रिएक्शन कैसे होगी, इस फॉर्मूले को, फिनॉल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C6H5OH। ये रहा हमारा फिनॉल जिसे मैंने 3 मोल लिया है। इस फिनॉल को जब मैं FeCl3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो FeCl3 हमारे पास कितने हैं, FeCl3 हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये रहा Fe, वी हैव 1 क्लोरीन, वी हैव 2 क्लोरीन एंड वी हैव 3 क्लोरीन। रिएक्शन कैसे होगी, अब क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहां से ये 3 हाइड्रोजन इन 3 क्लोरीन के साथ बाहर आ जाएंगे, कैसे, 3HCl की फॉर्म में। और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा Fe, ये बचा हमारे पास Fe, हमारे पास बचा OC6H5 का होल थ्राइस, मतलब ये कुछ इस तरीके से बचा OC6H5 का होल थ्राइस गाइस। और ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका कलर क्या होगा, वॉयलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये कंपाउंड तभी फॉर्म हो सकता है जब आप फिनॉल का क्या कराओगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कराओगे। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तो एक और बार रिव्यू करते हैं, मैंने कहा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट को यूज किया जाता है फिनॉल के लिए। इसमें फिनॉल को हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। रिएक्शन किस तरीके से होती है, मैंने लिया 3 मोल ऑफ फिनॉल,
फिनॉल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को लेके बाहर HCl की फॉर्म में, और जो बचा कुचा आपके पास है गाइस, वी कॉल्ड इट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो वॉयलेट कलर का होगा और वाटर सॉल्युबल होगा। इस तरीके से आप फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता गाइस, इसलिए आप कह सकते हो कि फिनॉल क्या करेगा, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा व्हेन इट रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वहीं पे अल्कोहल ये टेस्ट नहीं दिखा सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।